हेलो एवरीवन, क्या आप भी जैन 26 में अपीयर होना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि बोथ ग्रुप दे या फिर सिंगल ग्रुप दे। तो हाँ, ये डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है कि क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है। तो ये डिसाइड करने के बाद आपके पास बचते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 मंथ। बोलने को तो काफ़ी कम समय है, लेकिन हाँ, अगर किया जा सके तो 2 मंथ में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, जिसमें एएस के पार्ट और बहुत सारे चैप्टर बच्चे को इतने कंफ्यूज करते हैं कि पहला ही एग्ज़ाम उनका बहुत ख़राब हो जाता है। तो हाँ, सबसे पहले आपको चैप्टर वाले पार्ट से स्टार्ट करने हैं। अगर आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, देन 50 to 60 मार्क्स तो आपके वहीं बन जाते हैं। और एएस 29 एएस में से हर अटेम्प्ट में 5 to 6 एएस पूछे जाते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि कौन से एएस आने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको चैप्टर्स पे ध्यान देने हैं, लाइक कंसोलिडेशन, जिसमें से 14 मार्क्स आना ही है, एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। एमलगमेशन, जिसमें से 40 मार्क्स आना ही है। एएस 3, जो कि 7 मार्क्स और कभी कभी तो 14 मार्क्स के आ ही जाते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन और बायवैक, दोनों 7 और कभी कभी 14 मार्क्स। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 60 मार्क यानी एग्जम्पशन तो आपके आ ही जाएंगे। और एएस, जो कि कुछ एएस जो हमेशा दिख ही जाते हैं, लाइक एएस 10 हो गया, एएस 2 हो गया, एएस 19 हो गया। ये सब करने के बाद आप जो बचे हुए जो लग रहा है एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग लॉ पे। लॉ में कंपनी एक्ट में से एक भी चैप्टर को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा रिस्क खेलने जैसी बात है, क्योंकि आजकल आईसीआई बहुत ही पैटर्न को बदल रहा है। जिस चैप्टर से वो 5 से 10 मार्क्स से पूछते थे, आजकल वही चैप्टर से वो 1 मार्क्स के भी नहीं पूछते थे। और जो वो कभी बस एमसीक्यू में पूछते थे, आज वही 5 से 10 मार्क्स का आ रहा है। तो हाँ, लॉ में कभी भी एबीएस एनालिसिस से जाना ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपको 30 मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसके लिए आपको एक एक लाइन अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, अगर आप इंस्टीट्यूट का आईसीआई मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो तो वो तो बाइबल के समान है, उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। और 70 आपके कंपनी एक्ट से आएंगे और 13 आपके अदर लॉ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन टाइम देने से वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं टैक्सेशन पे, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसमें जीएसटी और डीटी दोनों आते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है जब बच्चे दोनों को अलग अलग नहीं सोच के एक ही सब्जेक्ट मानते हैं। सोचते हैं कि चलो डीटी कर लेते हैं, जीएसटी को क्यों ही करना है। या कई बच्चे सोचते हैं चलो जीएसटी कर लेते हैं, 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, डीटी को क्या करना। लेकिन हर एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है, डीटी के इतने डिफ़िकल्ट या कभी जीएसटी के इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि आप कुछ स्कोर ही नहीं कर पाओगे, और ये किसी को नहीं पता है कि क्या डिफ़िकल्ट आने वाला है। सो आप दोनों को ही अलग अलग ट्रीट करो, डीटी पे भी उतना ही ध्यान दो और जीएसटी पे भी उतना ही ध्यान दो। तो दोनों में से अगर आप 25 या 30 मार्क्स भी लाते हो तो एग्जाम्सन तो आपके पक्के हैं। फॉर मी, मेरे एग्जाम्सन आए हैं, तो गाइस मैं तो कभी गलत आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और डीटी में आई थिंक आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वेल एंड एनफ है, अगर आप उसके टोटल इनकम के क्वेश्चन, डिडक्शन के क्वेश्चन, सेटअप के क्वेश्चन, और जो भी आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू रिलीज होता है आईसीआई का, अगर वो भी आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड। और इसके साथ में अगर आप बीबी सर के वो सुपर 30 क्वेश्चन बना रहे हो तो फिर आपको एग्जाम्सन से कोई नहीं रोक सकता। जीएसटी थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जिसमें से पूरा जीएसटी पूछता है, मतलब उस एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट डाल देता है। और ये तभी आप बना पाओगे जब आपका बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। तो जीएसटी में और डीटी में दोनों में स्कोर करने का एक ही तरीका है, बहुत सारा प्रैक्टिस। मतलब इतने क्वेश्चन आपको बनाने हैं कि आपको हर एक पॉइंट याद ही हो जाए। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 का पहला कॉस्टिंग, बोलने को थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और स्कोरिंग तो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने खुद एग्जाम्सन स्कोर किया है एंड या आई कैन से कि अगर आप मॉड्यूल करके जाओ तो बहुत ज़्यादा इनफ है, क्योंकि मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता है। एंड नॉट इन कॉस्ट, इन एवरी सब्जेक्ट लाइक एडवांस अकाउंट के चैप्टर हो, लॉ के क्वेश्चन हो या फिर डीटी के या कॉस्टिंग के, हर सब्जेक्ट में से आजकल को क्वेश्चन मॉड्यूल से आ रहा है। लेकिन बच्चे का क्या है, वो अपने टीचर को फॉलो करेंगे और जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बस आईसीआई को दोष देंगे, अरे यार ये तो पास ही नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करना है, उसके आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एंड हाँ, कॉस्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे उसके फॉर्मेट को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। जैन में जब मेरा अटेम्प्ट लगा था तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। मेरे को समझ में ही नहीं आया था एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन बनाए कहाँ से। मेरे को ये पता था कि हाँ कैसे बनेगा, दिमाग में सबका था, लेकिन मेरी हाथ नहीं चल रही थी। तो आपको वो हाथ लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा, वर्क करेगा। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन हम जब वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा स्टोर रहता है। तो कॉस्ट में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। कॉस्ट के कुछ चैप्टर है जो आप छोड़ सकते हो, मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था और वो हर बच्चे के लिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है और आईसीआई उसका वेटेज एकदम रिड्यूस करते जा रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। एंड सेकंड बोनस पॉइंट, अगर आप थ्योरी करके जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, टाइम सेवर भी रहेगा और 14 मार्क्स आपके एकदम आपके वो बोनस है। तो कॉस्ट में कभी भी थ्योरी को स्किप मत करना। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट पे, सबसे बड़ा डर ऑडिट का। लेकिन हाँ गाइस, कॉस्ट की तरह इसमें भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा के लिए बच गई, मेरे 56 आए, मैं एग्जाम्सन नहीं ला पाई। आपको ये जान के सबसे ज़्यादा अजीब लगेगा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा था, ना मैंने नोट्स बनाए थे, ना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सिर्फ़ और सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा था अगेन एंड अगेन। अगर मैं कभी शेयर कर पाऊँ तो मैं आपको अपना मॉड्यूल दिखाऊंगी, जो कि है तो ब्लैक एंड वाइट, लेकिन मैंने उसे कलरफुल बना दिया था। एक एक लाइन को मैंने अंडरलाइन करके पढ़ा था। एंड यस गाइस, एक भी वर्ड ना आईसीआई अपने मॉड्यूल से बाहर से नहीं पूछता है, यहाँ तक कि एमसीक्यू भी वो अपने बुक से पूछता है। लेकिन हाँ, पढ़ना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरा ब्लैक एंड वाइट और इतने अजीब डिफ़िकल्ट शब्द रहते हैं। लेकिन अगर आप कर लोगे ना तो फिर ऑडिट में आपको एग्जाम्सन या 70 स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ कुछ चैप्टर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लाइक चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। हाँ, मैंने भी उसे अच्छे से तो नहीं किया था, लेकिन मैं उसे छोड़ के भी नहीं गई थी। मैंने उसे इतना ऊपर से मैं देख के गई थी कि हाँ कोई क्वेश्चन कराए तो मैं उसे बना के जनरल आंसर तो लिख ही पाऊँगी। और एक डिफरेंट एंटिटी वाले चैप्टर 5 और चैप्टर 9 मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, और इसका वेटेज है हमारा 40 के अराउंड। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। तो हाँ, आप उसे याद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसे छोड़ के भी मत जाओ। डेली बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, जिससे कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें आपको, कुछ कुछ कीवर्ड स्टोर हो जाएंगे माइंड में, जो कि आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। एंड ऑडिट का एक और बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि बच्चे से वनडे रिवीजन में रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा पोर्शन है ना कि आप इसे वनडे में कवर अप ही नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले। और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम मॉड्यूल को तो कवर ही नहीं किए। मॉड्यूल से मैंने पढ़ा था, मेरे पास ना नोट्स थे, ना कोई समराइज बुक की थी टीचर का। लेकिन हाँ, मेरे पास खुद के हाईलाइट किए हुए वो पॉइंट थे जिसे मैं वनडे पहले पढ़ के गई थी। तो आपको कुछ ऐसा समराइज बना के रखना है जो आप वनडे पहले पढ़ पाओ। लास्ट आता है हमारा एफएम और एसएम। एसएम में आप वही ऑडिट और लॉ के जैसे याद कर सकते हो, और एफएम में बस आपको करना है बहुत सारा प्रैक्टिस। और एफएम का क्या है कि इसमें चैप्टर्स बहुत कम हैं, बच्चे को बहुत इजी लगते हैं, लेकिन आईसीआई इसमें क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट डालता है कि ताकि बच्चे से सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो एफएम में आप जितना ज़्यादा पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जितने ज़्यादा इसको समझ पाओ और अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसे याद करो,
फार्मूला को कभी याद मत करना, लाइक इसे आपको समझना होगा कि ये क्यों आया, उससे उसके रूट तक जब आप जा पाओगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर वैसे करके आप एफएम वाले पार्ट को कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने ये 6 सब्जेक्ट को करने का तरीका बताया है, एंड या अगर आप इसे फॉलो करते हो तो बहुत तह तक आपकी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा।